हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है सीटी पिच फैक्टर। हमने सीटी स्कैन की जो जनरेशन है 7 जनरेशन हमने पढ़ ली है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सीटी पिच फैक्टर्स पे। सबसे पहली चीज हम ये समझेंगे कि हमारे पास में सीटी पिच फैक्टर आया कहाँ से है। एक्चुअली क्या है, हमने जो 6 जनरेशन हमारे पास में थी स्पाइरल सिटी, तो स्पाइरल सिटी में हमने बताया था कि हमारे पास में क्या होता है कि हमारी जो एक्सरे ट्यूब होती है वो घूमती रहती है और उसी के साथ साथ हमारी जो टेबल है वो अंदर पे मूव करती है। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास में जो हमारी 7 जनरेशन है मल्टी स्लाइस सीटी स्कैन, उसके अंदर पे भी यही हो रहा था कि हमारी ट्यूब जो होती है वो 360 में रोटेशन पे घूमती रहती है और हमारी जो टेबल होती है वो टेबल क्या करती है, मूव करती है आगे की तरफ। कुछ इस तरीके का स्पाइरल वहां पे क्या करती है, फॉर्म करती है। ठीक है ना, मतलब कि अगर हमारे पास में हमारी मान लीजिए ये एक टेबल है, ठीक है। अब अगर ये टेबल और यहाँ पे हमारे पास में हमने एक सीटी का जो है स्कैन हम यहाँ पे ले रहे हैं, हमने गेंट्री यहाँ पे लगा रखी है, एक्सरे ट्यूब हमारी यहाँ पे लगी हुई है और नीचे पे हमारे पास में यहाँ पे डिटेक्टर्स लगे हुए हैं। अगर ये स्कैन चल रहा है तो हमारे पास में क्या करेगी, हमारी जो एक्सरे जो हमारी टेबल है, पेशेंट की जो काउच है वो इस तरीके से आगे की तरफ रोटेट करती रहेगी। क्या करती रहेगी, रोटेट करती रहेगी, स्पाइरल मोशन यहाँ पे क्रिएट करेगी, जिसको हेलिकल सीटी स्कैन कहा जाता है। उस तरीके से यहाँ पे क्या करेगी, स्पाइरल फॉर्म क्रिएट करेगी। ठीक है ना, उसमें यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास में कंटिन्यूस जो हमारी एक्सरे ट्यूब है, एक्सरे ट्यूब कंटिन्यू यहाँ पे घूमती रहेगी और उसी से हमारे पास में हम यहाँ पे पेशेंट का जो है डाटा लेते रहेंगे। तो इसी तरीके से हमारे पास में यहाँ पे स्पाइरल सीटी के अंदर पे होता है। लेकिन हमें ये देखना है कि इसके अंदर पे जो हमारे पास में पिच फैक्टर है वो पिच फैक्टर क्या है। सबसे पहली चीज, अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो ये हमारे पास में एक पैरामीटर होता है जो डिस्क्राइब करता है सीटी की जो टेबल है उसके मूवमेंट को, और उसके साथ साथ में हमारे जो एक्सरे ट्यूब के कंटिन्यूटी में हमें डाटा मिल रहा है, उसका एक्वाइजेशन हो रहा है, उसको यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। सिंपली अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए सिंपली अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास में सिंपल हमने एक एक्सरे टेबल ली है, हमारे पास में ये सीटी टेबल मान लीजिए कि हमारे पास में ये पेशेंट टेबल हो गई। ठीक है, और उसके साथ में हमने यहाँ पे एक्सरे ट्यूब लगा दी। ठीक है, ये हमारे पास में एक्सरे ट्यूब हो गई और नीचे पे हमने यहाँ पे डिटेक्टर्स अरेंज कर दिए। अब ये डिटेक्टर्स हमारे पास में मल्टी स्लाइस वाले हैं, मतलब कि इसके अंदर पे हमारे पास में जो है मल्टी स्लाइस रोज लगी हुई है डिटेक्टर्स की। ठीक है, जो कि हमारे पास में रो वाइज और कॉलम वाइज लगी हुई होती है। ठीक है ना, और ये कितनी होगी, कैसी होगी, वो हम पिछली वीडियो मल्टी स्लाइस वीडियो में यहाँ पे बात कर चुके हैं। ये हमारे पास में जो है मल्टी स्लाइस में 7 जनरेशन में हमने फ्लैट पैनल की बात करी थी, शायद आपको याद होगा। फ्लैट पैनल में हमारे पास में यहाँ पे अरेंज हुए होते हैं हमारे डिटेक्टर्स। यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो एक्सरे ट्यूब है, सॉरी हमारी जो पेशेंट की टेबल होगी, ये पेशेंट की टेबल आगे की तरफ मूव करेगी। क्या करेगी, मूव करेगी, और यहां से हमारे पास में डायरेक्ट हमारे पास में डाटा आता रहेगा। ठीक है, सिंपल थिंग हो गई। ये हमारा स्पाइरल में हमने बात कर ली है। इसके अंदर पे क्या होगा, जैसे कि हमारे पास में फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ये एक स्पाइरल के बीच का जो गैप यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। मतलब कि यहां से लेके यहां तक का ये जो गैप हमारे पास में आ रहा है, यही यहाँ पे ये पिच फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, पिच फैक्टर कहलाता है। अब इसके अंदर पे बात सिंपल थिंग ये है कि अगर आपके पास में ये जो रोटेशन होगा, ये जो रोटेशन होगा, अगर ये बिल्कुल पास पास में है, इस तरीके से है, तो यहाँ पे हमें डाटा जो इमेजिंग है वो इमेजिंग डाटा हमें अलग से देखने को मिलेगा। लेकिन अगर उसी तरीके से ये हमारे पास में कुछ इस तरीके से है, तो ये हमारे पास में जो पिच फैक्टर होगा वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा और पिच नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे चेंज होने की बात देख लीजिए। मानिए हमारे पास में हमने जो यहाँ पे डाटा लिया है, या हमारे पास में जो डिटेक्टर्स हमने यहाँ पे लिए हैं, ये डिटेक्टर्स मान लीजिए कि हमने 100 mm के लिए हैं। कितने लिए हैं, 100 mm जो है इनकी रेंज है, मतलब कि 100 mm हमने एक इनकी रेंज मान ली है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अगर हमारे पास में हमारी जो टेबल है, मतलब कि आपके पास में जो टेबल का मूवमेंट है, ये मान लीजिए हमारे पास में टेबल का जो मूवमेंट है, ठीक है ना, वो हमारे पास में अगर 100 होता है,
सिंपल थिंग इज दैट कि हमारे पास में जो डिटेक्टर है, डिटेक्टर भी हम लिख देते हैं, अगर डिटेक्टर्स हमारे पास में हैं और डिटेक्टर की अगर हम रेंज देखें या जो डिटेक्टर्स अरे हमारे पास में लगाए गए हैं वो डिटेक्टर अरे की बात करी जाए, अगर उनकी थिकनेस भी हमारे पास में 100 mm है, कितना है 100 mm है, तो इसमें हमारे पास में जो पिच आएगा, क्या आएगा, जो पिच आएगा वो पिच हमारे पास में 1 होगा। कितना होगा 1 होगा। अभी हम इस पे भी बात करेंगे कि पिच 1 क्या है, ठीक है। सिंपल थिंग इज दैट अगर हमने एरिया ऑफ लिया है कि हमारे पास में हमारे जो डिटेक्टर्स हैं वो डिटेक्टर्स का जो एरिया है, जो डिटेक्टर्स लाइन हमारी लगी है अगर वो 100 mm है, तो और हमारे पास में जो हमारी टेबल का मूवमेंट है, क्या है, हमारी टेबल का मूवमेंट है अगर 100 mm ही हो रहा है, ठीक है ना, एक टोटल नंबर ऑफ रोटेशन पे, तो हमारे पास में क्या होगा कि हमारे पास में हमारा जो पिच होगा वो पिच कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब यहीं पे ही अगर बात की जाए कि हमारे पास में अगर हमने ले लिया कि हमारे पास में टेबल जो मूवमेंट है, टेबल मूवमेंट को हमने ले लिया कि क्योंकि ये तो हमारे पास बार बार फिक्स नहीं किया, चेंज नहीं किया जाएगा, इसको हम 100 ही रख लेते हैं, लेकिन हमारे पास में हम क्या कर लेते हैं, दूसरी कंडीशन में हम टेबल मूवमेंट को रख लेते हैं 80 mm, कितना रख लेते हैं 80 mm। तो यहाँ पे हमारे पास में जो पिच आएगा वो पिच हमारे पास में कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास में 0.8 कुछ समथिंग, ये हमारे पास में पिच आएगा। क्लियर है। वहीं पे ही अगर हम इसको बढ़ा के 120 mm कर दे, कितना कर दे 120 mm कर दे, तो यहाँ पे हमारे पास में जो पिच आएगा वो 1.2 पिच आएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमारे पास में यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, देखिए अगर हमारे पास में हमारी डिटेक्टर्स अरे हम बढ़ा नहीं सकते, वहीं पे अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें, जैसे 80 mm हमारे पास में ये हो गया और 100 mm हमारे पास में डिटेक्टर्स हो गया, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 0.8 हमारे पास में आ जाता है। सिंपल थिंग है ना। तो हमारे पास में क्या होगा, अगर हम वहीं पे 120 की बात करें तो 120 में भी हमारे पास में क्या होगा 120 mm, यहाँ पे हमारे पास में ये होगा और 100 mm हमारे पास में डिटेक्टर्स अरेज हो जाएगा। अगर हम इसको यहाँ से डिवाइड करते हैं 1.2 है हमारे पास में जो है पिच आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सिंपल थिंक है, अगर आपके पास में अगर आपकी जो टेबल होगी, क्या होगी, आपकी टेबल होगी अगर वो 80 mm, मतलब कि अगर वो किसी टाइम में जहां पे हमारे पास में पिच आ रहा है 0.8, इस जगह पे अगर आप ये क्वांटिटी या डिजिट आपके पास में आ रही है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी जो टेबल होगी वो स्लो हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। मतलब कि हमारे पास में टेबल का जो मूवमेंट है वो स्लो हो रहा है जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास में आ रही है। तो दैट मीन कि हमारी जो इंफॉर्मेशन होगी वो एक जगह पे डबल हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पेशेंट की जो डोज होगी वो डोज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और हमारे पास में हमारी जो इमेज क्वालिटी होगी वो इमेज क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इमेज क्वालिटी क्या होगी, अच्छी हो जाएगी। बिकॉज ऑफ इसके अंदर पे कंडीशन क्या होगी कि हमारे पास में इंफॉर्मेशन कंप्लीट आ रही है। क्या आ रही है, कंप्लीट आ रही है, इंफॉर्मेशन छूट नहीं रही है हमारे पास में, हमारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट आ रही है। लेकिन डबल एक ही जगह पे बार बार एक्सपोज होने की वजह से पेशेंट की डोज जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि स्लो मोशन में हमारे पास में टेबल मूवमेंट कर रही है। अगर उसी जगह पे हम देखें कि हमारे पास में अगर 120 की बात की जाए तो यहां पे हमारे पास में क्या हो जाएगा हमारे पास में क्या हो जाएगा 120 मूवमेंट पे अगर हम देखें तो मान लीजिए कि हमारे पास में आया यहाँ पे 1.2, तो मतलब कि अब यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है वो मूवमेंट कैसा हो रहा है, फास्ट हो रहा है। अगर मूवमेंट फास्ट होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारी जो स्पाइरल बनेगी, जो हमारा पिच बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, दूर दूर बनेगा। इसमें हमारे पास में जो स्पाइरल बनेगा वो कैसा बनेगा, पास पास में बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट स्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट जो हो रहा है वो बहुत फास्ट हो रहा है। तो इस कंडीशन में हमारे पास में हमारी जो डोज होगी वो डोज तो कम हो जाएगी, क्योंकि पेशेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे छूट रही है ना। तो मतलब कि यहाँ पे कुछ एरिया ऐसा है जिसमें पेशेंट को रेडिएशन लगी नहीं रही है, तो इसी वजह से हमारी जो डोज होगी वो डोज तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और इमेज क्वालिटी, क्योंकि इंफॉर्मेशन हमारे पास में यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, तो हमारी जो इमेज क्वालिटी होगी वो इमेज क्वालिटी भी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल थिंक है, क्लियर बात है।
तो हमारे पास में यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने अगर हमारे पास में यहाँ पे देखा कि अगर हमारे पास में हमारा जो टेबल का मूवमेंट है वो मूवमेंट अगर जल्दी होता है तब इंफॉर्मेशन छूट जाती है, तो हमारे पास में क्वालिटी खराब हो जाती है। अगर टेबल का मूवमेंट है, जो रिक्वायर्ड टेबल का मूवमेंट है उससे कम हो जाता है, तो हमारी इंफॉर्मेशन वहां पे डबल आने की वजह से पेशेंट की डोज जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए हमारी टेबल का जो मूवमेंट होना चाहिए वो हमारे अकॉर्डिंग टू डिटेक्टर्स के थिकनेस के बराबर होनी चाहिए। मतलब कि जितना एरिया हमारे डिटेक्टर्स का होगा उतना ही एरिया हमारे किसका होना चाहिए, हमारी टेबल के मूवमेंट में होना चाहिए। क्लियर है, मतलब कि उतनी ही हमारी टेबल मूवमेंट होनी चाहिए, उतना ही हमारे पास में डिटेक्टर्स का एरिया होना चाहिए, तभी हमारे पास में हमारा क्या होगा, हमारे पेशेंट को डोज भी कैसी लगेगी, रीजनेबल लगेगी, और हमारे पास में हमारी इमेज की क्वालिटी भी अच्छी आएगी, ना खराब आएगी और ना ही ज्यादा आएगी। क्लियर है, ओके। तो इस तरीके से हम अपने पिच फैक्टर्स को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और ये हमारे एग्जाम में आता है और हम इसको इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमारे पास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।